हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ज्योग्राफी में हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सीस्मिक वेव्स। बेसिकली सीस्मिक वेव्स, जिसे हम अर्थक्वेक वेव्स भी कहते हैं, वाइब्रेशन को रिफर करते हैं जो अर्थक्वेक्स या अर्थ के क्रस्ट में किसी भी डिस्टरबेंस के कारण होती है। ये एनर्जी वेव्स होती हैं जो अर्थ के लेयर्स के थ्रू ट्रैवल करती हैं और इन वेव्स के बिहेवियर अर्थ के इंटीरियर के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को समझने में हमारी मदद करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सीस्मिक वेव्स कैसे जनरेट होती है। तो इनके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे आपका अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, मैग्मा मूवमेंट है, लार्ज लैंडस्लाइड्स है, ह्यूमन मेड एक्सप्लोजन्स है, एवलांचेस हैं। ये कई सारे फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से सीस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं। पहला है हमारे पास अर्थक्वेक्स। जब अर्थ के क्रस्ट में एनर्जी सडनली रिलीज होती है तो सीस्मिक वेव्स जनरेट होती है। ये एनर्जी टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट या क्रस्टल फ्रैक्चर्स के कारण रिलीज होती हैं। बात करें अगर दूसरे पॉइंट की, दैट इज वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनोस की एक्सप्लोसिव एक्टिविटी से भी सीस्मिक वेव्स जनरेट होती है। जब मैग्मा अर्थ के सरफेस पर इरप्ट होता है तो वाइब्रेशंस क्रिएट होता है जो कि सीस्मिक वेव्स के फॉर्म में फैलता है या स्प्रेड होता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास मैग्मा मूवमेंट। अर्थ के अंदर मोल्टेन रॉक या मैग्मा का मूवमेंट भी सीस्मिक वेव्स को क्रिएट करता है। ध्यान रखना है इस बात का, जब हम वोल्केनिक इरप्शन की बात करते हैं तो सरफेस पर आए हुए मैग्मा की बात करते हैं या एक्सप्लोजन की वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उससे भी क्या होता है, सीस्मिक वेव्स जनरेट होती है। लेकिन जब हम मैग्मा मूवमेंट की बात करते हैं तो क्रस्ट के नीचे की बात करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अर्थ के अंदर मोल्टेन रॉक या मैग्मा का मूवमेंट भी सीस्मिक वेव्स जनरेट करता है। जब ये मैग्मा क्रस्ट के थ्रू मूव करता है तो सराउंडिंग रॉक्स में स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होते हैं जो वाइब्रेशन के फॉर्म में सीस्मिक वेव्स को ट्रिगर करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास लार्ज लैंडस्लाइड्स। बिग मासेस ऑफ रॉक और सॉइल का रैपिड मूवमेंट भी सीस्मिक वेव्स जनरेट कर सकता है। जब लैंडस्लाइड्स होती हैं तो ये ग्राउंड में वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं जो सीस्मिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास ह्यूमन मेड एक्सप्लोजन्स। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे न्यूक्लियर टेस्ट्स या लार्ज कंस्ट्रक्शंस ब्लास्ट भी सीस्मिक वेव्स जनरेट कर सकती हैं। इन एक्सप्लोजन्स के कारण सडन एनर्जी रिलीज होती है जो सीस्मिक वेव्स के रूप में अर्थ के लेयर्स के थ्रू ट्रेवल करती हैं। लास्ट है हमारे पास एवलांचेस। जब स्नो, आइस या रॉक का मास रैपिड फ्लो के साथ माउंटेन या स्लोप से नीचे गिरता है तो सीस्मिक वेव्स जनरेट होती है। ये वेव्स ग्राउंड में वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं जो अर्थ के लेयर में ट्रेवल करती है। ठीक है, चल अब अगर बात करें कि इनको पढ़ के हमें मिलता क्या है, या बेसिकली हम ये कह लें कि रिसर्च में इससे कुछ फायदा मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सीस्मिक वेव्स का फ्रैक्शन यानी बेंडिंग और रिफ्लेक्शन यानी बाउंसिंग बैक अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। जब सीस्मिक वेव्स अलग अलग मटेरियल्स के थ्रू ट्रैवल करती है तो उनकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस को एनालाइज करके साइंटिस्ट्स ये इन्फर कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन कैसा है। सीस्मिक वेव्स के बिहेवियर को समझकर हम अर्थ के इंटरनल प्रोसेसेस और जियोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन कर सकते हैं जो अर्थक्वेक प्रेडिक्शन, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन और जियोलॉजिकल रिसर्च के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि हाउ अर्थक्वेक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। पहला है हमारे पास एनर्जी रिलीज अलोंग फॉल्ट्स। अर्थक्वेक वेव्स फॉल्ट के अलोंग एनर्जी की एब्रप्ट रिलीज से प्रोड्यूस होते हो। जब टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच स्ट्रेस बिल्डअप होता है और रिलीज होता है तो सीस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं। सेकेंड है हमारे पास अपोजिंग मूवमेंट्स। फॉल्ट के अलोंग रॉक लेयर्स टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्सेस से ओवरलाइंग रॉक की जो परत या स्ट्रेटा है उसके कारण यूजुअली एक ही प्लेस पर होल्ड रहते हैं। इनके अपोजिंग मूवमेंट से स्ट्रेस अकोमुलेट होता है और इनके रिलीज होने पर अर्थक्वेक जनरेट होता है। ठीक है, अब बात करें प्रेशर बिल्डअप और रिलीज की, तो समय के साथ इन रॉक्स लेयर्स में प्रेशर बिल्डअप होता रहता है। जब ये प्रेशर फ्रिक्शनल फोर्सेस से एक्सीड कर जाता है, यानी एक लिमिट है ना हर किसी चीज़ की। भाई आप बलून में भी अगर हवा भरेंगे तो कितने समय तक लेगा, एक उसकी लिमिट है, उसके बाद में क्या करेगा, एक्सप्लोड कर जाएगा।
तो बेसिकली जब ये प्रेशर फ्रिक्शनल फोर्सेस से एक्सीड कर जाता है तो सडन मूवमेंट होती है जो शॉक वेव्स यानी कि सीस्मिक वेव्स जनरेट करती हैं, जो हर डायरेक्शन में आउटवर्ड ट्रेवल करती हैं। यही शॉक वेव्स अर्थक्वेक के रूप में हमें दिखाई देती है। चलिए अब बात करते हैं सीस्मोग्राफ की। सीस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो सीस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है। जब ये अर्थ के सरफेस पर पहुंचती है तो साइंटिस्ट इसको अर्थक्वेक के सोर्स एनालाइज और लोकेट करने में सीस्मोग्राफ मदद करता है। सीस्मोग्राफ वेव्स की एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, जिससे अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड और लोकेशन डिटरमाइन की जा सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं फोकस और एपिसेंटर की। एनर्जी रिलीज होने का पॉइंट फोकस या हाइपोसेंटर कहलाता है। ये अर्थ के अंदर होता है जहां पे एनर्जी रिलीज होती है। फोकस की डायरेक्टली ऊपर अर्थ के सरफेस पर पॉइंट एपिसेंटर कहलाता है। एपिसेंटर वो जगह होती है जहां अर्थक्वेक के इफेक्ट्स सबसे ज्यादा फील होते हो। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि फोकस और एपिसेंटर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक वेव्स की। सो बेसिकली सीस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक वेव्स एनर्जी वेव्स होती हैं जो अर्थ के लेयर्स के थ्रू ट्रेवल करती हैं। मेनली इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है हमारा बॉडी वेव्स और दूसरा है हमारा सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स अर्थक्वेक के फोकस पर एनर्जी के रिलीज होने से जनरेट होती हैं और अर्थ के इंटीरियर में सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करती हैं। अब अगर बात करें बॉडी वेव्स में भी कि ये कितने टाइप की होती हैं, तो बेसिकली ये दो टाइप की होती हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी वेव्स और सेकंड क्या है हमारे पास, सेकेंडरी वेव या एस वेव्स। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी वेव्स यानी पी वेव्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके नेचर के बारे में। तो बेसिकली ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जो कि साउंड वेव्स के सिमिलर होती हैं। ये वेव्स मीडियम के पार्टिकल्स को वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करती है। बात करें अगर इनकी स्पीड की तो ये फास्टेस्ट सीस्मिक वेव्स होती हैं। इसी वजह से ये सीस्मोग्राफ पर सबसे पहले रिकॉर्ड भी होती हैं। अगर बात करें हम इनके ऑल्टरनेट नेम्स की तो इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका मूवमेंट मीडियम यानी जिस मीडियम से ये ट्रेवल कर रही हैं उसको वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करती है। इसका दूसरा नाम कॉम्प्रेशनल वेव भी है। इन्हें कॉम्प्रेशनल वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मटेरियल में कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शंस क्रिएट करती हैं। इन्हें प्रेशर वेव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ट्रेवल करते वक्त प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज भी करती हैं। अब अगर बात करें हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, तो पहला है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, बहुत हाई होती है। ये सीस्मिक वेव्स में सबसे कम डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ये वर्टिकल ग्राउंड मूवमेंट के कारण बनती हैं। ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के थ्रू ट्रेवल करती है। ध्यान रखना, जो पी वेव्स है आपकी वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के थ्रू ट्रेवल करती है, जिनकी वेलोसिटी मीडियम की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। नॉर्मली इनकी वेलोसिटी 5 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। हालांकि ये रीजन के हिसाब से वेरी भी होती है। जैसे क्रस्ट में इनकी स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकेंड और लोअर मेंटल में इनकी स्पीड 13.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। चलिए अब हम इनका इमेज देख लेते हैं। अगर ये एक अर्थ का टुकड़ा मान लें हमने ले रखा है और हैमर से इसे हम यहाँ से शॉक देते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कॉम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है। हमने पढ़ा था इसके बारे में कि कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन क्रिएट करती है अर्थ में। ठीक है, और एक्सटेंशन यानी कि रेयरफैक्शन भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे इस वाली इमेज में भी देखो यहाँ पर क्या है, ये कॉम्प्रेशन है और इस एरिया को क्या कहेंगे हम, रेयरफैक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए स्प्रिंग के माध्यम से भी अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं। जैसे स्प्रिंग को अगर आप दोनों साइड से दबाओगे, प्रेस करोगे और जब इसको आप छोड़ोगे तो जैसा यहाँ पर इमेज क्रिएट हुई है इन दोनों में वैसे ही यहाँ पर क्रिएट होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वेव्स यानी एस वेव्स की। पहला पॉइंट है हमारे पास नेचर। ये वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स की तरह काम करती हैं, सिमिलर टू रिपल्स ऑन वाटर। ये वेव्स मीडियम के पार्टिकल्स को वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करती है। कैसा डिस्प्लेस करती है, परपेंडिकुलर। अगर बात करें इनकी स्पीड की तो ये पी वेव्स से स्लो होती हैं, जो सीस्मोग्राफ पर सेकेंडली या पी वेव्स के बाद में रिकॉर्ड होती हैं। अगर हम बात करें इनके ऑल्टरनेट नेम्स की, इन्हें ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये वेव प्रोपोगेशन के रिलेटिव परपेंडिकुलर मूवमेंट कॉज करते हैं। इन्हें शेयर वेव्स या डिस्टॉर्शनल वेव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये मीडियम के शेप को बिना वॉल्यूम चेंज किए ऑल्टर या चेंज कर सकती हैं। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, पी वेव से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मूवमेंट उत्पन्न करती हैं, लिक्विड्स और गैसेस के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू ही ट्रेवल करती हूँ। इनकी वेलोसिटी मीडियम के शेयर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। तो अगर मान के चलो मैं आपसे कहूँ कि ये वेव से हमें या साइंटिस्ट को अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कैसे बताती हैं, तो जो पी वेव है आपकी वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम से प्रोपोगेट कर सकती है, जा सकती है, मूव कर सकती है। लेकिन जो आपका सेकेंडरी यानी एस वेव है केवल और केवल सॉलिड के थ्रू ही जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो सॉलिड है, गैसेस फॉर्म में है, गैसेस तो हो नहीं सकता, यानी सॉलिड है या लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, चलिए अब इनकी इमेज देख लेते हैं सेकेंडरी वेव की। एस वेव्स में अगर आप देखोगे तो इनका जो मूवमेंट या प्रोपोगेशन है देखो ऐसे ऐसे यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इसको भी याद करने का अपना तरीका है। अगर आप याद करना चाहें इस वेव को तो एक तो ये है कि सेकेंडरी होती हैं, स्लो होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, सोलेली सॉलिड्स यानी कि केवल सॉलिड के थ्रू ही ट्रेवल करती हैं, और साथ में मैंने आपको बताया था कि शेयर वेव्स या डिस्टॉर्शनस वेव्स भी इनको कहा जाता है। रीज़न क्या बताया था मैंने आपको कि ये मीडियम के शेप को बिना वॉल्यूम चेंज किए ऑल्टर या चेंज कर देती है। ठीक है, चलिए अब इनका छोटा सा एक एनिमेटेड वीडियो भी देख लेते हैं जिससे हमारी क्लैरिटी थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी। सीस्मिक वेव्स में हमने दो वेव्स को देखा था। पहला हमने देखा था बॉडी वेव्स और दूसरा क्या था हमारे पास सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स को हमने कवर कर लिया है, अब हम करेंगे सरफेस वेव्स यानी कि एल वेव्स। तो बेसिकली सरफेस वेव्स के एनालिसिस से हम सरफेस के नियर सीस्मिक एक्टिविटी और उसके इम्पैक्ट को समझ सकते हैं, जो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। अब अगर हम बात करें इनकी जनरेशन और मूवमेंट की, तो बॉडी वेव्स और सरफेस रॉक्स के इंटरेक्शन से बनी ये वेव्स सिर्फ अर्थ के सरफेस के साथ ट्रेवल करती है। ड्यू टू देयर हाई एम्पलीट्यूड और लॉन्ग वेवलेंथ ये सिग्निफिकेंट शेकिंग और डैमेज करती हैं। अर्थक्वेक के समय ये वेव्स सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं। सरफेस पर ट्रेवल करने की वजह से इनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और ये वेव्स स्ट्रक्चर को सीवियरली डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, फर्दर सरफेस वेव्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारे पास लव वेव्स और दूसरा है हमारे पास रेले वेव्स। ठीक है, चलिए तो पहला हम देखते हैं लव वेव्स। इनके अगर नेचर की बात करें तो ये फास्टेस्ट सरफेस वेव्स होती हैं। ये वेव्स हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मूवमेंट उत्पन्न करती हैं जिससे ग्राउंड में साइड टू साइड शेकिंग होती है। अगर बात करें इनके इम्पैक्ट की तो ये वेव्स हॉरिजॉन्टल शेडिंग मोशन की वजह से बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाती हैं। इनका इम्पैक्ट पर्टिकुलरली उन स्ट्रक्चर पर ज़्यादा होता है जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए कम प्रिपेयर्ड होती है। ठीक है, अब अगर बात करें हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की तो ये वेव्स सरफेस को हॉरिजॉन्टल शेयरिंग मोशन के साथ अफेक्ट करती हैं जो ग्राउंड को हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्प्लेस करती हैं। ये वेव्स रेले वेव्स से फास्टर ट्रेवल करती हैं लेकिन बॉडी वेव्स यानी पी वेव्स और एस वेव्स से स्लोअर होती हैं। लव वेव्स की हाई एम्पलीट्यूड और लॉन्गर वेवलेंथ इन्हें अर्थक्वेक्स के दौरान सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स बनाती हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे पास इमेज है, पहले आप इमेज देख लो फिर आपको हम वीडियो प्ले करके दिखाते हैं कि जो आपकी लव वेव्स हैं ये कैसे ग्राउंड की शेकिंग करती है। अब बात करते हैं हम रेले वेव्स की। ठीक है, तो इनके अगर नेचर की बात करें तो रेले वेव्स ग्राउंड के अलोंग रोल करती हैं बिल्कुल लेक या ओशन के वेव्स की तरह। रेले वेव्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट उत्पन्न करती हैं जो ग्राउंड को सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेस करती हैं, जैसे पानी में वेव्स मूव करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी मैं आपको एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब अगर बात करें हम इम्पैक्ट की तो अर्थक्वेक के दौरान बेसिकली मोस्ट शेकिंग और डैमेज रेले वेव्स के कारण ही होता है। इनका कंबाइंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन स्ट्रक्चर्स और ग्राउंड को सीवियर डैमेज पहुंचाता है। ये वेव्स बिल्डिंग्स को वियर कर देती हैं यानी कि वीक कर देती हैं, यहाँ तक कि बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की तो रेले वेव्स में लॉन्ग वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी होती है जो इन्हें पावरफुल बनाती है और इसी वजह से ये लार्ज एरियाज को इम्पैक्ट करती हैं। रेले वेव्स सिर्फ सरफेस को अफेक्ट करती हैं और शैलो डेप्थ्स पर डिसिपेट यानी कि अदृश्य हो जाती हैं, इसीलिए सरफेस पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं।
ये वेव्स सरफेस पर ट्रेवल करने की वजह से बॉडी वेव्स के मुकाबले एनर्जी को धीरे धीरे लूज करती हैं, जो इन्हें लॉन्ग लास्टिंग और वाइड स्प्रेड शेकिंग उत्पन्न करने के लिए बनाता है। ये वेव्स बॉडी वेव्स के मुकाबले लार्जर पार्टिकल मोशन यानी कि एम्पलीट्यूड उत्पन्न करती हैं, जो इन्हें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बनाते हैं। हाई एम्पलीट्यूड इन्हें ज़्यादा डैमेजिंग बनाता है क्योंकि ज़्यादा फोर्स स्ट्रक्चर पर लगती है। ये वेव्स जितनी भी सिस्मिक वेव्स हैं उन सब में स्लोवेस्ट होती हैं, जो सिस्मोग्राफ पर लास्ट में रिकॉर्ड होती है। इसीलिए इनका इफेक्ट अर्थक्वेक के बाद भी महसूस किया जा सकता है। ये इनका एक इमेज है। ये इमेज देख के भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। साथ में एक वीडियो है हमारे पास एनिमेटेड, उसको भी प्ले करते हैं जिससे और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। देते हैं। तो सीस्मिक वेव्स अर्थ के इंटीरियर को एक्सप्लोर करने का एक पावरफुल टूल है। इन वेव्स के डिफरेंट लेयर्स के थ्रू सीस्मिक वेव्स के ट्रेवल को एनालाइज करके साइंटिस्ट्स अर्थ की कंपोजिशन, डेंसिटी और इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, मैंने पहले ही आपको बताया है कि सीस्मोग्राफ के द्वारा इनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो बेसिकली अर्थक्वेक्स द्वारा जनरेटेड सीस्मिक वेव्स को वर्ल्ड के वेरियस लोकेशंस पर प्लेस्ड सीस्मोग्राफ्स रिकॉर्ड करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स सीस्मिक वेव्स के अराइवल टाइम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कैप्चर करते हैं, जो अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सीस्मोग्राफ से कलेक्टेड डेटा साइंटिस्ट्स को वेव्स की स्पीड, पाथ और इंटेंसिटी एनालाइज करने में मदद करता है, जो अर्थ के लेयर्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं कि जो वेव्स है यानी सीस्मिक वेव्स है उनके बिहेवियर को हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो पहला है हमारे पास अराइवल टाइम एंड पाथ। डिफरेंट लोकेशंस पर सीस्मिक वेव्स के अराइवल टाइम्स में डिफरेंसेस और पाथ्स, जो कि रिफ्रैक्शन से अल्टर भी हो सकते हैं, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए अगर सीस्मिक वेव्स एक्सपेक्टेड टाइम से पहले या बाद में आती है, तो ये उनके ट्रेवल करते मटेरियल्स की डेंसिटी और कंपोजिशन में वेरिएशंस इंडिकेट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं शैडो जोन्स की। कुछ एरियाज सीस्मिक वेव्स रिसीव नहीं करते, जो शैडो जोन्स कहलाते हैं। ये जोन्स अर्थ के इंटरनल लेयर्स के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। पहला है हमारे पास पी वेव शैडो जोन। ये जोन हमें एपिसेंटर से 103 डिग्री से लेकर 142 डिग्री के बीच मिलता है। पी वेव्स सेमी सॉलिड मेंटल और लिक्विड आउटर कोर के ट्रांजिशन के थ्रू ट्रेवल करते समय रिफ्रैक्ट होती हैं, जो कि पी वेव शैडो जोन्स क्रिएट करती हैं। पी वेव्स का रिफ्रैक्ट होना इंडिकेट करता है कि आउटर कोर लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एस वेव शैडो जोन की, तो ये जोन एपिसेंटर से 103 डिग्री के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एस वेव्स लिक्विड्स के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती। ये ऑब्जर्वेशन अर्थ के लिक्विड आउटर कोर को डिस्कवर करने में हेल्प करता है। एस वेव्स का रुक जाना ये कंफर्म करता है कि आउटर कोर लिक्विड स्टेट में ही है, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल लें तो 1929 में ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट हैरोल्ड जेफरीज ने एस वेव शैडो जोन को ऑब्जर्व करके कंक्लूड किया था कि अर्थ का आउटर कोर लिक्विड है। सो फाइनली वी कैन से दैट पी वेव्स और एस वेव शैडो जोन्स के एनालिसिस से साइंटिस्ट्स ने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, जो क्रस्ट, मेंटल और कोर की कंपोजिशन और फिजिकल स्टेट्स को रिवील करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।